हाय गाइस, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसएससी अड्डा 24/7। दोस्तों, लास्ट सीरीज जो चल रही है हमारी पीरियोडिक टेबल की, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि आखिरकार मेंडलीफ दमित्री मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल क्या थी। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि दमित्री मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी वो बेसिकली एटॉमिक मास के आधार पर जमाई गई थी, और इसी कारण से उनकी एक वजह निकल गई कि उनको आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिकों की स्थिति जो है वो नहीं क्लियर कर पाए। और इसी वजह से दमित्री मेंडलीफ के मेन रीजन जो है वो बेसिकली यही था। कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मोस्ले। अब हेनरी मोस्ले, आज जो आप मेरे पीछे जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो ना, ये पीरियोडिक टेबल हेनरी मोस्ले की है। और हेनरी मोस्ले की जो पीरियोडिक टेबल है, यही हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब क्या क्या है इसकी खूबी, है ना, और आखिरकार क्या इन्होंने वो ऐसा स्पेशल कर दिया जिससे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को नेग्लेक्ट करके हम लोग दमित्री मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पे मूव हो गए हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई ये देखते हैं। जब सबको ये पता लगा कि दमित्री मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का वीक पॉइंट रहा, और वो वीक पॉइंट कौन सा था, आइसोटोप्स वाला, तो फिर इसने सोचा, हेनरी मोस्ले ने, कि यार देखो ना, उन्होंने सोचा कि भाई हमने कल पढ़ा था कि आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक मास जो है वो तो अनइक्वल होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं। और एटॉमिक नंबर जिन्हें हम जो है वो Z से इंडिकेट करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर जो होते हैं उन्हें हम लोग जो है वो बेसिकली Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z जो है वो बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। एक्चुअली है ही क्या ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको ये भी पता है कि जो दमित्री मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी वो इसी ए के कारण जो है वो बेसिकली क्या हो रही थी? गड़बड़ हो रही थी सारी। जबकि आइसोटोप्स का Z जो होता है, यानी कि आवर्त नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, वो तो समान होता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। और क्या काम करते हैं? तो फिर हेनरी मोस्ले ने कहा कि यार क्यों ना, सब लोग तो अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर जमाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर नहीं जमाकर मैं अपनी आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर जमा देता हूँ। तो उन्होंने अपनी एक नई आवर्त सारणी बना ली, और नई आवर्त सारणी बनाई जो कि परमाणु क्रमांक यानी कि हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर के आधार पे जमानी थी। किसके आधार पे जमानी थी? एटॉमिक नंबर के आधार पे जमानी थी। अब एटॉमिक नंबर के आधार पे जब उन्होंने आवर्त सारणी को जमाया, तो ये दमित्री मेंडलीफ का जो रीजन था समस्थानिकों वाला, वो सॉल्व हो गया। क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु भार तो असमान होते हैं, लेकिन Z तो समान है। अब Z समान होने के कारण, चूंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का Z एक है, और हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी एक है, और हाइड्रोजन के जितने भी समस्थानिक थे उनका Z भी एक था, और उनके पास प्रोटॉन भी एक थे। और इसी कारण से प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम को तीनों को ही किसी और जगह नहीं विस्थापित करके हमारे पास में आसानी हो गई कि ये तीनों के तीनों जो है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के पास ही रह लेंगे। यानी कि इनको अब कोई अलग से जगह देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक सबसे बड़ी समस्या का जो है वो यहाँ पर समाधान हो गया। और इसी कारण आप ये जो आज पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं, ये हेनरी मोस्ले की है। और हेनरी मोस्ले की पीरियोडिक टेबल अब आप जान गए हैं कि किसके आधार पर जमी हुई, तो आपको पता लग गया, Z यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर जमी हुई है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था तो उसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन थे तो हीलियम का परमाणु क्रमांक जो है वो बेसिकली क्या हो गया? 2 हो गया। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन थे तो लिथियम के का परमाणु क्रमांक 3 हो गया। बेरिलियम का 4 था तो बेरिलियम का 4 हो गया। और इसके अलावा बोरोन के पास 5 होते हैं, कार्बन के पास 6 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं। और इसी आधार पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, परमाणु क्रमांक, तो इसी आधार पर जो है वो पूरी आवर्त सारणी में हर एक एलिमेंट को जो है वो क्या मिल गई? हर एक एलिमेंट को जगह मिल गई। अब समस्थानिकों की स्थिति का भी समाधान हो गया। तो आवर्त सारणी की बनावट तो ऐसी है। अब आवर्त सारणी में आप सीधी लाइनें 18 देख पा रहे होंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह से हेनरी मोस्ले की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 18 तो सीधी लाइनें हैं, जिन्हें हिंदी में तो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बात करेंगे इंग्लिश में तो इन 18 इन्हें ग्रुप कहा जाता है। पहली
पहली लाइन को हम लोग फर्स्ट ग्रुप कह देंगे, दूसरी को हम सेकंड ग्रुप कह देंगे, तीसरी को थर्ड ग्रुप कह देंगे। और आप लोग इसी आवर्त सारणी को जब गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसी आवर्त सारणी में अगर आप लेटी हुई लाइन की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो 7 लेटी हुई लाइनें हैं, इनको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इनको हम लोग पीरियड कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हेनरी मोस्ले की हेनरी मोस्ले की जो है वो बेसिकली आवर्त सारणी के अंदर 7 तो आवर्त यानी कि पीरियड है और 18 जो है वो ग्रुप है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा हम बात करते हैं किसी अनदर चीज पे कि इस आवर्त सारणी को कैसे कैटेगराइज किया गया, क्या क्या किए गए। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम रख दिया एस ब्लॉक। क्या रख दिया? एस ब्लॉक। अभी आगे मैं समझाऊंगी आपको कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, ठीक है। फिर आया 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप थे यानी कि सीधी लाइनें जो थी उनको हम डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि 13 से लेकर 18, क्योंकि 18 तक ही तो है यहाँ पे ग्रुप, तो 13 से लेकर 18 तक की जितनी भी थी उनको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया। एफ ब्लॉक कहाँ पर होता है वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में। तो अब कहानी शुरू करते हैं कि भाई एस ब्लॉक के अंदर क्या रहता है, डी ब्लॉक के अंदर क्या रहता है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि आखिरकार पी ब्लॉक के अंदर क्या क्या होती हैं। तो एस ब्लॉक में आने वाली जितनी भी धातुएं हैं, एस ब्लॉक क्या हुआ, डी ब्लॉक क्या हुआ और पी ब्लॉक क्या हुआ, इसे भी एक बार थोड़ा सा समझ लो कि क्यों ये एस पी डी एफ नाम दिए गए। आपके पास में किसी भी एटम के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर आपको ये पता है कि किसी भी परमाणु के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये आपका परमाणु है, यहाँ पर नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन स्पेशल अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं में जो है वो एस नाम की कक्षा भी होती है, पी नाम की कक्षा भी होती है, डी नाम की कक्षा भी होती है और एफ नाम की कक्षा भी होती है। तो यहाँ पर एस नाम की कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी नाम की कक्षा के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी नाम की कक्षा के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ नाम की कक्षा के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो वे सारे तत्व है ना, अगर आप पहले और दूसरे डब्बे को देखेंगे तो आपको ये पता लगा कि ये एस ब्लॉक का है ना। तो आपको यहाँ पर जब आवर्त सारणी में पहले और दूसरे जो ग्रुप को देखते हो तो ये एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और यहाँ पर रेडियम, तो ये जितने भी एलिमेंट है एस ब्लॉक के, इन सभी के इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में जाते हैं और इसी कारण से इसे एस ब्लॉक नाम दिया गया। ऐसे ही ये जो 3 से लेकर 12 ग्रुप तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इन सबके इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में जाते हैं तो इन्हें डी ब्लॉक नाम दिया गया। और 13 से लेकर 18 तक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली किस में जाते हैं? आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में जाते हैं, तो उन्हें जो है वो क्या नाम दिया गया? पी ब्लॉक नाम दिया गया। अब आप में से कुछ लोग तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और कुछ लोग जो है इस कहानी को अभी समझ नहीं पा रहे होंगे। तो आप लोग अभी तक ये समझ पाए हैं कि आपकी आवर्त सारणी के अंदर एस, पी और डी ब्लॉक जो है वो और एफ ब्लॉक होते हैं। एफ ब्लॉक की कहानी क्या है उसे मैं किसी अनदर सेशन के अंदर लूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज में कंटिन्यू रखूं, आपको आवर्त सारणी के सारे गहन राज बताऊं, तो आप लोग जो है मुझे ऑफलाइन कमेंट में जरूर से मैसेज करेंगे कि भाई मैम इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखो। द फर्स्ट थिंग। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि आप यहाँ से आज के सेशन को अगर बहुत बखूबी समझना है तो मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले अपना एक सेशन आ चुका है और वो सेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप जब एसएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और जब आप वीडियोस की लिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसका पहला सेशन दिखाई दे रहा है। ये पीरियोडिक टेबल क्या थी, दमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो आप ये देख चुके हैं। तो अब आप जो है आज वाला सेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो दैट इज ये पहला वाला सेशन जरूर से देख लीजिएगा। ऐसे मैंने और भी काफी सारे सेशंस बना रखे हैं, आप इनको भी जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपके लिए आगे सीरीज के लिए मैंने ब्लड की भी एक पूरी सीरीज बनाई थी। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हर दिन जो है इसी चैनल पर शाम को 5 बजे है ना, एक सेशन शाम को 5 बजे आप लोगों को मेरा होता है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इसी चैनल पर आप लोगों को मेरा सेशन दिखेगा एक दोपहर 1 बजे, तो आप वो सेशन भी मेरा देख सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। थियरी यहाँ से हो रही है, क्वेश्चन आप यहाँ से और कॉन्सेप्ट आप
यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक बार अगर जाते हैं, इस वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। अच्छा, पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक दिखाई देता है, डाउनलोड एन अड्डा एप्लीकेशन। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड द अड्डा एप्लीकेशन, और इसके अंदर जब आप लोग जो है ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में जो है आप लोगों को अड्डा का ये एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और इस लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी देखिए। आप जब अड्डा का एप्लीकेशन लिंक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इस तरह से होम पेज पे पहुँच जाएंगे। और SSC के चैनल को जब आप क्लिक करते हैं तो देखो फ्री बैचेस आपको मिलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो SSC का आप लोगों को फ्री बैच मिल रहा है। तो आप इस फ्री बैच में पढ़ने के लिए डेफिनेटली ये एप्लीकेशन को इस लिंक से ही डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे CGL का भी एग्जाम आया है तो आपको CGL की ही है ना फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिल जाती हैं। और अगर आपको बैच चाहिए तो आपको बैच भी मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे पास है SSC CGL का महापैक, है ना। और हमारे पास बैचेस भी हैं। महापैक पे अभी डबल से 3 ज़्यादा यानी कि 27 महीने की वैलिडिटी आपको मिलती है। और बाकी जो बैचेस होते हैं उनके अंदर आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए 80% का डिस्काउंट पाने के लिए, और इन बैचेस के अंदर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, 1100 से ज़्यादा ई बुक्स भी मिल जाती हैं जब आप Y698 कोड यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर कोड मांगा जाएगा और आपको कोड यूज़ करना है Y698। तो आपको यहाँ पर जो है जब Y698 कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर जो बैचेस हैं उनमें 80% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो बैच 11,000 12,000 का है वो बैच आपको मात्र 2200 रुपये में मिल जाएगा, वो भी 27 महीने के लिए। इसकी खासियत यह है कि 27 महीने में जितने भी नए बैचेस आएंगे ना SSC के किसी भी एग्जाम के, तो उसमें भी आप एनरोल हो सकते हो। ऐसे ही SSC का ही नहीं, आप लोग रेलवे की या फिर MTS की भी तैयारी कर सकते हैं। MTS का भी आपके पास बैच है जिसमें आप Y698 कोड लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास CHSL का भी बैच है जिसमें आप Y698 कोड लगाकर 80% डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसे ही रेलवे के अंदर भी अपने पास महापैक हैं। इन महापैक में भी अगर आप Y698 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट देखने को मिलता है। और हर दिन मेरे सेशन जहाँ पर होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि क्या है ये SPDF और कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। और फिर हम लोग स्पेशल S ब्लॉक को पढ़ेंगे, हम लोग D ब्लॉक को पढ़ेंगे, हम लोग P ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने के लिए मुझे ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच।